हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी पीछे एक्सरसाइजेस की तरह एकदम सिंपल है और इसको हम लोग और भी सिंपल बनाएंगे और काफी इजीली इसको करते हुए निकल जाएंगे। आइए एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्या है? पहला क्वेश्चन, फॉर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हम लोग को इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए पहला देखिए क्या है, 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x। थ्राइस अ नंबर x एक नंबर है जो x है। थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर मतलब कितना हो गया? 3x हो गया, ठीक है ना। थ्राइस अ नंबर x तो 3x हो गया। मोर मतलब ऐड करना है, कितना ऐड करना है? 6, यहां पे 6 लिख दीजिए, बस खत्म हो गया, काम खत्म। 5 टाइम्स x, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स x 5x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, याद है ना, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का जो पार्ट होता है वो पहले लिखते हैं। फ्रॉम 13 मतलब 13 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 5 टाइम्स x मतलब 5x, खत्म हो गया। द नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, अच्छा दोनों को स्क्वायर कर दो, x का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर एंड एडेड, बस ऐड कर दो, खत्म हो गया, हो गया। नंबर 7, ठीक है, इस एडेड, ठीक है, किसमें? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसका? प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, ठीक है। तो p और q का प्रोडक्ट पीछे से जाते हैं, पीछे से आते हैं। p और q का प्रोडक्ट मतलब p इंटू क्यू हो गया। क्या करना है इसमें? ऐड करना था, ठीक है। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, तो 3 टाइम्स मतलब 3pq, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, तो pq प्रोडक्ट हुआ, इसका 3 टाइम्स ये हो गया। इसमें ऐड करना है कितना? 7, तो ये प्लस 7, बस हो गया। आइए नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है? 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स, 3 टाइम्स ऑफ अ एक्स, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ इटसेल्फ। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो क्या देगा आपको? एक्स स्क्वायर देगा। फ्रॉम था ना, तो इसलिए पहले लिखा इसको। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 3x, बस खत्म हो गया। नंबर 6 देखिए, सम ऑफ द नंबर m एंड n, m और n का सम को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? उसके ही प्रोडक्ट से, उसके ही प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट ऑफ m और n क्या होगा? थोड़ा स्पेस कम है, m n ये प्रोडक्ट है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इसके सम को, सम को मतलब m प्लस n, और कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसे रिप्रेजेंट करना है, काफी इजी, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए टैक्सी चार्जेस ₹9 पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे ₹9 चार्ज करते हैं वो, एंड ए फिक्स चार्ज ऑफ ₹50, और ये फिक्स चार्ज है ₹50 जो देना ही देना है। If the taxi is hired for X kilometer, write an algebraic expression for this situation. 1 किलोमीटर जाने पे यदि 9 रुपए का खर्च होता है, 1 किलोमीटर जाने पे 9 रुपए का खर्च है, 2 किलोमीटर गए तो 9 इंटू 2, 3 गए तो 9 इंटू 3, तो x किलोमीटर गए तो कितना खर्च होगा? 9 इंटू एक्स मतलब 9x, ये खर्च हुआ, प्लस फिक्स्ड चार्ज जो है ₹50, ये तो देना ही होगा, ये तो देना ही होगा, ये फिक्स चार्ज है। बस ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन फ्रेम हो गया, खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन। ये टर्म्स गिवन है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। काफी मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है भाई। क्या करना है देखिए, ये करना है कि इसमें जो लिखा है वैसे ही लिखो, सिर्फ कॉमा को हटा दीजिए, सिर्फ कॉमा हटा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। 5a तो 5a, -3b तो -3b, कोई साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस दे दीजिए, बस यही करना था, बहुत मुश्किल है। यहां देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, कॉमा हटा दीजिए, -5x, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, हो गया।
यहां देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस, और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसे टर्म्स में तोड़ना है। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, यकीन मानिए ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। करना क्या है आइए देखते हैं। इसमें क्या है, कॉमा डालना है। पिछले वाले में क्या था, कॉमा रिमूव करना था, या कॉमा पुट करना है। पहला देखिए क्या है, 3 कॉमा दे दीजिए -7x, बस हो गया, ये दो टर्म में डिवाइड हो गया। ये 2 है 2, फिर कॉमा क्या है ये -5a, फिर कॉमा। जब प्लस हो तो साइन देने की जरूरत नहीं है, 3/2b हो गया। याद है कि क्या है, 3x⁵ कॉमा 4y³ कॉमा -7xy² कॉमा 3, बस खत्म हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इसके टर्म्स बताने हैं और फैक्टर्स बताने हैं। एकदम सिंपल है। टर्म्स कैसे निकालते हैं हम लोग, पीछे क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे थे क्या था, टर्म्स ही तो था। तो सबसे पहले आपको टर्म बताना है। टर्म मतलब सिर्फ कॉमा देना है, ये 4x, 5y, ये टर्म हो गया। उसी तरह इसका टर्म क्या होगा, xy, 2x² ठीक है। इसका टर्म क्या होगा, 1.2ab, -22.4b, फिर कॉमा 3.6a, ये a है ठीक है। ये क्या मिला आपको, टर्म्स मिला। अब हमें क्या बताना है, फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स बताने हैं। करना है कुछ भी नहीं है, ये -4x दिख रहा है, इसमें क्या है -4, और ये क्या है x, अलग कर दीजिए। 5y में क्या है, ये 5 है, और ये क्या है y है। बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, फैक्टर्स है। अच्छा याद है कि क्या है, x है, ये y है। इसमें से क्या है, ये 2 है, x² है, तो x इंटू x हो गया, y² मतलब y इंटू वाई। बस इसको सिर्फ अलग कर देना है, अलग कर देना है। आप इसको x इंटू x या अलग अलग भी लिख सकते थे, एक और x लिख देते। चलिए ये हो गया। वैसे ही इसको भी लेकर आना है। इसका फैक्टर जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.2 अलग हो गया, a अलग हो गया, b अलग हो गया, इससे ये अलग हो गया। इससे देखिए क्या था, -2 था तो -2 अलग हो गया, -2.4 अलग हो गया, b अलग हो गया। यहां से देखिए 3.6 अलग हो गया, और a अलग हो गया। बस इस तरह से इसको सेपरेट करना था, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शो द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें भी आपको टर्म्स और उसके फैक्टर्स बताने हैं बाय ट्री डायग्राम, मतलब वही एरो डायग्राम यूज करके। एकदम सिंपल है। टर्म्स कैसे निकालते हैं हम लोग, बीच में का जो साइन है उसको हटा दीजिए। तो टर्म्स इसमें क्या मिलेगा आपको, 8x, ये एक टर्म है, और ये 3y² दूसरा टर्म है। फैक्टर क्या है, 8x का फैक्टर क्या है 8, और x यहां देखिए 3y² का फैक्टर क्या है 3y, और ये y, इसके फैक्टर्स हो गए, बस खत्म। उसी तरह देखिए यहाँ पे टर्म्स क्या है, y एक टर्म है, और ये -y³ ये एक टर्म है। y का फैक्टर क्या है, y है, y का फैक्टर y है, y³ है, y³ मतलब y इंटू y इंटू y। अब ये माइनस कहाँ गया, इसके लिए एक -1 दे दीजिए। -1 इंटू y क्या होगा, -y³ ही तो होगा। आइए ये एक टर्म है आपका, और दूसरा टर्म आपका 7x² है। फैक्टर इसका क्या है, एक 5 है ठीक है, एक x है, और y² है मतलब 2y है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। उसी तरह 7x² इसके फैक्टर्स क्या है, 7 है, x² है तो x इंटू x, साथ में एक y भी है, तो ये y भी आ गया। बस हो गया, यही करना है, एकदम सिंपल है। यहाँ देखिए टर्म क्या है,
माइनस ए बी कॉमा 2b² कॉमा माइनस 3a²। ये क्या हुआ, टर्म्स हुआ। इसका फैक्टर्स क्या क्या है, ए बी है, तो ए बी, फिर ये माइनस कहाँ गया, तो -1 ले लेते हैं, तो ये हो गया। 2b² में क्या है, 2 है, b² तो b इंटू बी, b² हो गया। यहाँ देखिए -3a² है, तो a और ये 1, बस हो गया आपका फैक्टर ट्री कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं वही उसका कोएफिशिएंट है, वही आंसर है। -7x में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -7, मतलब आंसर क्या है, -7। -2x³ इसमें नंबर वाला पार्ट कितना है, -2, तो मतलब आंसर -2 हो गया। 6ABCD में इसमें न्यूमेरिकल 1 2 3 वाला क्या नंबर है, वो देखिए सिर्फ 6 है, दिख रहा है, बस आंसर 6 है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2/3, तो आंसर क्या होगा, 2/3, बस यही करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। मतलब इस एक्सप्रेशन में x को छोड़कर, x का पार्ट नहीं, x को छोड़कर जो दिखता है आपको वही उसका आंसर है। कैसे, -4bx में से x छोड़ दीजिए, x का पार्ट को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, -4b, यही आपका आंसर हो गया। 5xyz से x छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, क्या दिख रहा है, 5yz, 5yz हो गया ये। अब यहां बोलिएगा सर x छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा -x है, इसको आप ऐसे लिखते हैं ना, -1 इंटू x, इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, -1 इंटू x, तो x छोड़ दीजिए तो क्या बचा, -1, ये आंसर हो गया। यहां देखिए -3x²y, मैंने क्या बोला, x को छोड़ना है, x के पार्ट को नहीं छोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, -3 इंटू x² मतलब x इंटू y, आपको छोड़ना सिर्फ x है, x का पार्ट नहीं छोड़ना है। x को छोड़ दिए तो क्या बचा, -3 और ये x और y, ये हुआ आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन -7xy² राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ 7x xy², 8xyz, 7yz²। इसको कैसे करेंगे, एकदम सिंपल और आसान स्टेप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है। ये 7x यहां से हटा दीजिए, ऊपर जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें से 7x को छोड़कर जो दिख रहा है उसको लिखना है, मतलब माइनस माइनस लिखना है, 7x नहीं लिखना है, तो क्या बच गया, y²z³, खत्म, ये पार्ट हो गया। यहां देखिए माइनस नहीं लिखना है, जो यहां है उसको नहीं लिखना है, xy² हटा दीजिए, xy² हटा दीजिए, क्या बचा, 7z³, तो ये 7z³ हो गया। xyz देखिए, xyz नहीं लिखना है तो -7 लिखना है, x नहीं लिखना था, y² था उसमें से y नहीं लिखना है तो y लिख दिए, z³ से z हटा दीजिए तो क्या बचा, z², ये पार्ट हो गया। वहां क्या रिड्यूस करना है, 7yz², माइनस तो रहेगा, माइनस रहेगा, 7 रिमूव कर दीजिए, x का पार्ट रहेगा, एक y हटाना है, यहाँ पे y² था तो y रहेगा, z² हटा दीजिए, यहाँ पे z³ था तो एक z रहेगा, बस खत्म हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द टर्म्स। सबसे पहले टर्म्स को क्लासिफाई करना है, टर्म्स को अलग करना है, और फिर उसके अंदर का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो बताना है, एकदम सिंपल है। टर्म्स अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमा देते हैं, 3 है तो ये 3 रह गया, कॉमा -7x, ये टर्म में अलग हो गया, टर्म्स क्लासिफाई हो गया। इसके साथ साथ क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका निकलता है, जिसमें कोई वेरिएबल होता है, x वगैरह हो, इसमें कोई x है नहीं है तो इसमें कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकलेगा। x के साथ क्या है, -7, तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह देखिए, इसको जब आप टर्म्स में अलग करेंगे तो क्या आएगा, 1 अलग हो गया, 2x अलग हो गया,
-3x² अलग हो गया, टर्म्स में ये स्प्लिट हो गया। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसमें x नहीं है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अच्छा, इसका क्या है, -3। जो नंबर वाला चीज जो आपको दिखे वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। यहां से देखिए इसको टर्म्स में अलग कर दीजिए तो 1.2a अलग हो गया, 0.8 भी अलग हो गया, कॉमा देखिए, इससे ये टर्म्स में बढ़ गया। फिर इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट a के साथ क्या है, 1.2, ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। इसका देखिए 0.8, ये है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x, मतलब सिर्फ उन टर्म्स को अलग करिए जिसमें x हो। उसके बाद राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद उस पर्टिकुलर टर्म से x का कोफिशिएंट क्या है वो निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहां से वो कौन सा टर्म है जिसमें x है, तो ये यहां से आपको 8xy मिला। क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है, जिसमें x है वो टर्म्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें से x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब x को छोड़कर ये क्या मिला हमको, टर्म मिला। कोफिशिएंट ऑफ x, x को छोड़कर जो बच गया वो कोफिशिएंट हो गया, -8y, बस हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे वो कौन से टर्म्स है जिसमें x है, इन दोनों में ही तो है, ये 7x है और ये -xy², इन दोनों ही टर्म्स में x है। इसके बाद कोफिशिएंट ढूंढना है। कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के पास वाला, x के साथ वाला, x को छोड़कर, तो x को छोड़ने पर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ से x छोड़ने पर क्या मिलेगा, -y²। ये पार्ट हो गया। वैसे देखिए यहाँ पे वो कौन कौन से टर्म्स है जिसमें x है, इसमें है तो -7xyz, इस टर्म में भी x है, 4x²y। फिर क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ढूंढना है। कोफिशिएंट ऑफ x, x को छोड़कर क्या मिलेगा, -7yz। यहाँ से क्या मिलेगा, x को छोड़कर, x का पार्ट नहीं, सिर्फ x को छोड़कर क्या मिलेगा, 4xy। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 11 के तरह ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म, टर्म को आइडेंटिफाई करना है। कैसे टर्म, विच कंटेन y², ऐसे टर्म्स को अलग करिए जिसमें y² हो, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ y² निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ y², एकदम आसान है, एकदम आसान। सबसे पहले टर्म्स को अलग करते हैं, वो टर्म्स जिसमें y² हो। इसमें y² है, नहीं है, इसमें है, तो टर्म कौन सा यहां से मिला आपको, -xy², ये टर्म मिला आपको। कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ y², मतलब y² को छोड़कर क्या बचा, -x, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, -x, बस हो गया। यहां से देखिए वो कौन से टर्म्स है जिसमें y² है, 5y² और -3xy², ये दो टर्म्स है जिसमें y² है। आपको कोफिशिएंट ढूंढना है किसका, y² का, तो y² के साथ क्या है, 5 है, ठीक है। y² के साथ क्या है, -3x, बस हो गया। यहां से देखिए वो कौन कौन से टर्म्स है जिसमें y² हो, ये y है, y² नहीं है। यहां देखिए -15xy², ये वो टर्म है। इसमें से y² का कोफिशिएंट, मतलब y² को छोड़कर क्या दिख रहा है, -15x, बस हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब क्या, जिसके एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल है, जिसमें दो टर्म्स हो वो बाइनोमियल है, और जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल है। बस इतना ही है, सिर्फ दिखाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्लासिफाई करना है। देखिए नंबर 1, अब ये टर्म्स कैसे पहचानते हैं हम लोग, साइन से ना, याद है पीछे क्वेश्चन में हम लोग जो टर्म्स अलग करते थे। यहां देखिए 4y -7z, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, मतलब 2 टर्म है इसमें, तो ये बाइनोमियल हो गया। इसमें देखिए -5xy², एक साथ ही है, बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, प्लस माइनस के साइन से ही आप अलग करोगे, मल्टीप्लाई के साइन से नहीं। ये हो गया आपका मोनोमियल।
इसमें देखिए 1 2 3 है ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल, ये सिंगल है मोनोमियल। इसमें देखिए 1 2 3 ट्राइनोमियल। अच्छा इसमें देखिए क्या है 5x² 3x और ये तो लाइक टर्म्स है। -7 + 4 क्या हो जाएगा -3, तो भी 3 ही तो रहेगा। इन दोनों को प्लस माइनस करके एक नंबर जब आप लिखेंगे -7 + 4 क्या हो जाएगा -3। जब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो ये कैसा दिखेगा, ये जो दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा दिखेगा। तब भी ये ट्राइनोमियल ही तो है, 3 टर्म 1 2 3 बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है इसमें देखिए, ये एक और भी आसान सा क्वेश्चन। स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। क्या ये टर्म लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, सिर्फ यही बताना है। पता कैसे चलेगा कि कोई टर्म लाइक है या अनलाइक है, उसके वेरिएबल्स को देखकर, उसके अल्फाबेट्स को देखकर, नंबर को देखकर नहीं, उसके अल्फाबेट्स को देखकर। यहाँ देखिए क्या यूज हुआ है एक्स, यहाँ क्या है एक्स, दोनों सेम है, बस ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। यहाँ देखिए x है, यहाँ y है, दोनों सेम है नहीं है, मतलब अनलाइक टर्म, मतलब अनलाइक टर्म। यहाँ देखिए क्या है एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई जेड सेम है नहीं है, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, बस खत्म। m² है, ये m है, m होने से नहीं होगा, m² है तो यहाँ भी m² होना चाहिए था, है नहीं है, तो अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। x है, ये x², अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, सेम मैच होना चाहिए। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये है PQ, ये है QP, क्या ये दो सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे, PQ मतलब P × Q, QP मतलब Q × P, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, सेम आएगा। P × Q को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट Q × P को करने से भी आएगा, मतलब ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें से आपको लाइक टर्म्स बताने हैं कौन कौन है। लाइक टर्म्स कैसे पहचानते हैं ये हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। बताइए इसमें लाइक टर्म्स क्या है, x² और x² है, देखिए x² है, मतलब ये x² है, और कोई है xy² है, ये x² है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या मिला आपको, x² और -2x², ये क्या है आपका लाइक टर्म्स है, ये आपका लाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए लाइक टर्म्स क्या है, 3a²b, 3a²b, और a²b वाला कोई टर्म है, देखिए है क्या है वो, -6a²b, ये दो क्या है लाइक टर्म्स है, ये दो लाइक टर्म्स है। क्या और कोई लाइक टर्म्स है, देखिए ये भी लाइक टर्म्स है, 2abc 4abc, ये भी क्या है लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स कैसे बचाते हैं हम लोग, उसके वेरिएबल्स को मैच करते हैं, वेरिएबल्स को, बस हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और काफी सिंपल भी है। राइट डाउन द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन एक्स, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें करना क्या है, राइट डाउन द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन एक्स। क्या है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं देखना है आपको सिर्फ देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। x का पावर क्या है 2 7 8, हाईएस्ट पावर कितना है 8, बस आंसर हो गया। यहां देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें तो x है ही नहीं, इसमें x है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 1 हुआ। यहाँ x है नहीं है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर x का क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये 0 होता कैसे है, इसके लिए देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, -2 × x⁻0, एक्सपोनेंट रूल से x⁻0 क्या होता है 1 होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो गया 0। यहाँ देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पीछे जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया वो एक वेरिएबल का था,
इसमें देखिए दो वेरिएबल्स, इसमें x भी है y भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग डिग्रीज कैसे फाइंड करेंगे? काफी सिंपल सा तरीका है, इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। मैं जो बोलता हूं आप इसको सुनिए, 1 मिनट के अंदर आप सीख जाइएगा और किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री आप काफी आसानी से निकाल सकते हो। रूल यहां भी वही है, हाईएस्ट पावर, लेकिन एक्स वाई का नहीं, हाईएस्ट पावर। किसका हाईएस्ट पावर? पूरे एक्सप्रेशन का। कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। ये देखिए पहला टर्म जो था 3x², इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। यहां पे ध्यान से देखिए, इसके ऊपर पावर 2 था, इसके ऊपर कुछ नहीं है, x के ऊपर, मतलब 1 होता है। कुछ पावर नहीं है मतलब क्या है? 1 है। तो ये 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा। अब बताइए इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है? 3 दिख रहा है, मतलब इसका डिग्री जो होगा वो 3 है। हो गया। यहां देखिए xy² में x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 + 2 कितना हुआ? 3 हुआ। यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 4 है। अब बताइए इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको? 4, मतलब डिग्री कितना हुआ? 4। यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं है, वेरिएबल नहीं है। इसमें कितना है? 3 है। ये 3 और ये 1 कितना है? 4। इसमें कितना है? 5। तो इसमें डिग्री कितना आएगा? 5। बस खत्म। सिंपल तरीके से करेंगे। आइए देखिए क्या करना है इसमें ट्रू फॉल्स बताना है आपको। कोई रीजन देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। पहला क्वेश्चन देखिए क्या, इफ 5 इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, एंड y इज अ वेरिएबल, देन 5y एंड 5 + y आर वेरिएबल्स। डेफिनेटली वेरिएबल्स ही है, मतलब क्या है? ये ट्रू हो गया, पहला वाला ट्रू हो गया। क्या था ये कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था। एक कॉन्सोनेंट और एक वेरिएबल को जब आप प्लस करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो वेरिएबल्स ही कहलाता है, वो वेरिएबल्स ही कहलाता है। तो ये ट्रू हो गया। अच्छा, तो 7 देखिए, नंबर 1, इफ 5 इज अ कॉन्स्टेंट एंड y इज अ वेरिएबल, देन 5y एंड +5y। सो स्टूडेंट्स, नंबर 1, इफ 5 इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, y इज अ वेरिएबल, देन 5y और 5 + y क्या वेरिएबल्स है? बिल्कुल वेरिएबल्स है, बिल्कुल वेरिएबल्स है। तो क्या हुआ? ये ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, 7x हैज अ 2 टर्म्स। जी नहीं, टर्म्स को क्लासिफाई कौन करता है? प्लस या माइनस। इसके बीच में यदि प्लस होता या माइनस होता तो आप बोलते 2 टर्म्स है, लेकिन 7 × x मल्टीप्लाई या डिवाइड टर्म्स को क्लासिफाई नहीं करता है, स्प्लिट नहीं करता है, अलग नहीं करता है, मतलब ये है फॉल्स, क्योंकि ये एक ही टर्म है। 5 + xy इज ए ट्राइनोमियल। जी नहीं, देखिए इसमें तो 2 ही टर्म्स है, मतलब ये बाइनोमियल है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। 7a × bc इज ए बाइनोमियल। जी नहीं, क्या बोला मैंने? बीच में मल्टीप्लाई होने से ये 2 स्प्लिट नहीं होता है, ये कॉम्बाइंड हो जाता है, मतलब ये कहलाएगा 7abc। अब बताइए ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? ये तो मोनोमियल है, मतलब ये हो गया फॉल्स। 7x³ + 2x² + 3x - 5 क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज हुआ और कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं है, कोई वेरिएबल नेगेटिव भी नहीं है, तो है ये। दूसरा देखिए, वेरिएबल तो यूज हुआ, लेकिन वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x इन -3xy, -3xy के x का कोफिशिएंट, मतलब x को छोड़कर क्या बचा? -3y, लेकिन यहाँ तो -3 है, मतलब ये भी फॉल्स है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप बाकी वीडियोस में जैसे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वैसे ही इस वीडियो को भी लाइक करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।